वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हॉट वॉर जो हुए थे, दैट इज योर फर्स्ट वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये क्या थे? डायरेक्ट वॉर्स थे। अलायंस पावर्स डायरेक्टली आपस में लड़ रहे थे। लेकिन जब 1945 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद दो सुपर पावर्स हमारे सामने आते हैं। एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। दोनों ही आपस में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जहाँ वर्ल्ड को ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड अब वॉर होगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो चीज़ें नेगोटिएशंस या कुछ कुछ ऐसी चीज़ों में बरकरार रहती है, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर का साफ सरल शब्दों में मतलब होता है एक ऐसा वॉर जहाँ पे कंडीशंस बनती है हॉट वॉर की, लेकिन वो सिर्फ एक कोल्ड वॉर बन के रह जाता है, बिकॉज वो डायरेक्ट वॉर नहीं बन पाता है। अब द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ए लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हम देखते हैं कि आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में चीज़ें कैसे रिफॉर्म आई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस कैसे आया, डिफरेंट आइडियोलॉजीज कैसे प्रिवेल हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस को कैसे आज़ादी मिली। दो एक्सेस थे आपका, एक था अलाइड फोर्स लेड बाय यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, जिसको डिफीट किया था किसने? एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली, जापान। एंड कैसे हुआ? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होता है। और आपको एक बात याद रखनी है, वर्ल्ड वॉर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे विश्व में इसने इम्पैक्ट डाला था, बिकॉज जो जो कॉलोनीज उस टाइम पे थी, जैसे इंडिया भी थी, हम पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ था। द वॉर ऐसा कंडीशन थी इस वॉर की, इसने ह्यूमैनिटी लॉस हर तरह से किया। लॉस लोगों का किया, इंसानियत का किया, प्रॉपर्टी का किया, बेसिक थिंग्स का किए, एवरीथिंग। इसने लाइफ को ही पूरा शेक कर दिया था। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है, हमारे सामने एक फेज सामने उभर के आता है, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म कैसे हुआ था? यूनाइटेड नेशंस ने क्या था, एटॉमिक बम डाला था किन के? हिरोशिमा एंड नागासाकी में 1945 में, जिसमें जापान ने सरेंडर किया था। ये बहुत ही दुखित चीज़ें थी, बिकॉज आज भी उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, वहाँ पे अभी भी लाइफ नहीं है। और जो क्रिटिक्स है इस चीज़ के, वो ये कहते हैं कि जब यूएसए को पता था ऑलरेडी कि जापान सरेंडर करने वाला है, तो ये हरकत उसने नहीं करनी चाहिए थी। और उसने ये हरकत इसलिए की कि वो दिखाना चाहता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, और अपना वर्ल्ड में अपना क्या दिखाना था? दबदबा। जैसे हम दिखाते हैं ना कि हम बहुत स्ट्रांग है, बट उस चक्कर में इसने क्या किया? न्यूक्लियर बॉम्ब इसने हिरोशिमा एंड नागासाकी पे डाला, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई, और अभी भी वहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रो नहीं होती है। और अभी जो वहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स है बच्चे, वो बेचारे भी प्रॉपरली स्टेबल नहीं है। और दूसरी तरीके से आपका क्या आता है, एंड ऑफ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, राइज करता है दो सुपर पावर्स का। एक बन जाता है आपका यूएसए, एक बन जाता है आपका यूएसएसआर। अब यूएसए एंड यूएसएसआर बनता है, कैसे बनता है? इनके बीच में क्या ऐसा चीज़ है जो इनको डिफ्रेंशिएट करती है? सबसे पहले आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजीज होती है आइडियाज़, जिन प्रिंसिपल्स से हम अपनी चीज़ें चलाते हैं और जिन प्रिंसिपल्स को हम मानते हैं। जो आपका यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म, आपका कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिज्म को मानता था कि स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सब कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑनरशिप होनी चाहिए हर चीज़ की। दूसरी ओर से था यूएसए का कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का साफ सरल शब्दों में होता है जहाँ पे आप ओपन रखो सोसाइटी को, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लीड करे, और जहाँ पे इकोनॉमी रन करे गवर्नमेंट को, और वो फ्री हो अपने जितने भी मामले हो या जितनी भी उनको अफेयर्स हो। द सुप्रीम पावर वर कीन टू एक्सपैंडिंग दिस इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स। अब क्या था टू पावर ब्लॉक्स का सामने क्या निर्णय था? ये दोनों चाहते थे, कम्युनिस्ट चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में कम्युनिज्म फैले, और यूएसए चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलिस्ट। इसने क्या किया था? वर्ल्ड को शार्पली दो आउटलाइंस में ड्रॉ कर दिया। जो लोग एक साइड थे जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, और एक कैपिटलिज्म को। अब लोग क्यों फॉलो कर रहे थे? बिकॉज जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो चाहती थी हमें पावर मिले, इनके पास न्यूक्लियर पावर्स भी था, टेक्नोलॉजीज थी, डिफरेंट चीज़ें थी। ये उनसे प्रॉमिस करते थे कि अगर आप हमारे वाले पार्ट में आ जाओगे, तो हम क्या करेंगे? आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देंगे और आपको मनी देंगे। अभी भी देखो, कोल्ड वॉर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी तो इम्पैक्ट डाल रहा है ना। आप सीरिया देख लो, पैलेस्टाइन देख लो,
चाइना में इश्यूज देख लो, इंडिया में इश्यूज देख लो, आप वर्ल्ड में कहीं भी इश्यूज देख लो, आपको एक बात समझ आएगी, इसकी जो नींव थी ये इन लोगों ने ही डाली थी, जो आज कह रहे हैं ना कि भाई आप ये मत करो, वो मत करो, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें पीस मेंटेन करना है, वॉर नहीं करना है। इसके जो बीज थे ना बोए, ये इन्होंने ही थे। अफगानिस्तान में रशिया ने हद से ज़्यादा, यूएसएसआर ने हद से ज़्यादा मिलिटेंसी पहले इंक्रीज की, और अब वो चाहती कि भाई नहीं, हम इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। सेम यूएसए ने पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट किया, बट 9/11 अटैक के बाद उसको ये समझ आया कि जो वो चीज़ें ग्रो कर रहे हैं ना, वो रिवर्स इफेक्ट भी दे सकती है। बिकॉज एक सिंपल लॉजिक है लाइफ में, हमेशा याद रखना, आप डिस्ट्रक्शन को पाल रहे हो तो डिस्ट्रक्शन ही उभर के बाहर आएगी, आप पॉजिटिविटी को लाइफ में पाल रहे हो तो पॉजिटिविटी ही सामने आएगी। आप जैसा करेंगे वैसी ही चीज़ें आपके सामने इन कमिंग टाइम आएगी ज़रूर। और ये जो अलायंस था इन दोनों का, यूरोप का अपने साइड में, इसने अपने साथ जो चीज़ें थी, और यूएसए ने अपने साथ, हम यहाँ पे जो यूरोप है ये ईस्टर्न साइड आता है, और जो यूएसए है जिसको वेस्टर्न साइड्स बोलते हैं। टू मेजर अलायंसेस अब क्या क्या थे यहाँ पे आपको याद रखना है। एक था नाटो, ठीक है, जो वेस्टर्न अलायंसेस थे यूएसए का, इसका नाम था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में आया था, 12 स्टेट्स ने। जब भी आप अलायंस का टर्म देखते हो या एक्सिस देखते हो, आपको एक बात याद रखनी है, वन फॉर ऑल एंड फॉर ऑल वन, कि आप सभी, हम में से किसी एक को भी, हमारे में से भी एक को भी हार्म होता है कंट्री को, तो हम सब पे माना जाएगा कि हम सबको हार्म किया गया है, सब एक के लिए है और एक के लिए सब है ये। उसके बाद ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट या यूनाइटेड स्टेट्स ने एक और अलायंस बनाई जिसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SEATO, एंड सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, SENTO। आपको ये याद इसलिए रखने हैं, आप डोंट वरी, ये जो चैप्टर है ये समझाना सिर्फ एक बेस देना है, आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जब उनको कोरिलेट करोगे, देखो आप जो करंट की न्यूज़ पढ़ते हो ना, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कर दिया, UN ने ऐसा डाला, अच्छा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोल रही है, मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसी है, अब ऐसा इतने टैक्सेस रिवेल होंगे, इतने नहीं होंगे, इतना GDP, ये सब चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आपकी जो बेसिक्स है, जब आपने ये चीज़ें इन डिटेल समझी है, तब आप इसको आज के टाइम पर करंट चीज़ों के साथ कोरिलेट करो। आप इसको पैलेस्टाइन की सिचुएशन के साथ ऐड कर सकते हो, इस टाइम पे जो वर्ल्ड में कोविड की सिचुएशन है उनके साथ कोरिलेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म में रिटेन होगी और वो परमानेंट मेमोरी होगी, बिकॉज आपने रट्टा तो मारा नहीं है, आप चीज़ों को कोरिलेट कर रहे हो। जैसे हम कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं, वो इंटरेस्टिंग लगता है हमें, क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम उसको दिल से सुनते हैं, हम उसको याद करने के लिए बर्डन क्रिएट नहीं करते, हम अपने वे में उसको लर्न करते हैं। द सेम वे स्टडीज को भी आप लीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। क्यूबा एरिया यूएस, जो आपका यूएसए है वहाँ के बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन ये कम्युनिस्ट कंट्री था। ये खुद में ही एक सरप्राइजिंग था कि जो आइडियोलॉजीज ये फॉलो कर रहे थे वो कम्युनिज्म था। इन लोगों ने क्या किया 1961 में, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जिसे कहते हैं USSR, इनके लीडर्स ने क्या किया, वहाँ पे जाके एक अपना कैंप क्रिएट किया, किस चीज़ का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चाहते थे कि मतलब जो, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चाहता था कि ये क्या करे, इन्वेड करे, इन्वेड होता है वहाँ जाए, वहाँ पे अब पावरफुल, अपने आप को पावरफुल साबित करे और ओवरथ्रो करे किसको, फाइडल कैस्ट्रो को। ये कौन थे, ये प्रेसिडेंट थे उस स्मॉल आइलैंड के, क्यूबा के, ठीक है। लेकिन सोवियत यूनियन ने इसके रिटर्न में क्या किया, इसने एक मिलिट्री बेस बनाया, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट किया 1962 में। जब इसका इंस्टॉलेशन हुआ, अब तो लोग सारे ही डर गए, क्योंकि सबको लगा कि अब तो वर्ल्ड वॉर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज उस टाइम पे न्यूक्लियर पावर्स का इतना डर था, क्योंकि सबको पता था, और आज के टाइम भी सबको पता है, अगर गलती से भी न्यूक्लियर वॉर छिड़ती है तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, इवन मदर अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब ये वेपन होता है, उसके 3 वीक्स के बाद क्या होता है, आपका जो अमेरिका है उसको अवेयर हो जाता है, उसको जानकारी हो जाती है कि ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे जो US के प्रेसिडेंट थे, जॉन F. कैनेडी,
ये क्या करते हैं, ये फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर पे आ जाते हैं कि भाई अब हम इनको मज़ा दिखाएंगे, ठीक है, किनको, आपके यूएसएसआर को। लेकिन जब ये बात करते हैं आपस में, नेगोशिएट करते हैं थ्रू फोन कनेक्शन और वट एवर दैट वॉज, ये लोग क्या करते हैं, एक नतीजे पे आते हैं कि जो यूएसएसआर है ये अपनी जो बेस लाइन है अपनी शिप से यहाँ से चला जाएगा। इससे क्या होता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं और जो क्राइसिस के था कि अब वॉर होगा उस वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बट टेंशन कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में आप हमेशा देखोगे, कहीं ना कहीं हमेशा टेंशन रहती है कि अब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी क्या होता है पहले आपको समझना है। पोलैरिटी मीन्स डिविजन्स ऑफ पावर, यूनिपोलैरिटी मीन्स जहाँ पे पावर एक ही जगह पे डिवाइडेड हो। जैसे अगर मान लो कि आपने जब आप ये कंडीशंस देखेंगे कि यूएसएसआर का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है और सिर्फ यूएसए एक सुपर पावर बन के सामने आ जाता है, उस टाइम फेज को हम बोलेंगे यूनिपोलैरिटी, क्योंकि एक ही विश्व में एक ही अकेला जो है नेशन वो क्या कर रहा है, सुपर पावर बन रहा है। ये बायोपोलैरिटी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे दो सुपर पावर्स थे, यूएसए था और यूएसएसआर था। अब इनको चैलेंज कैसे आता, नॉन अलाइनमेंट NAM एक ऐसा पैक्ट या ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो 5 डिफरेंट लीडर्स ने स्टार्ट किया 1956 में बलग्रेड में। इसकी सबसे पहले मीटिंग हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भी इसके फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने भी इसका आइडिया प्रपोज किया था। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो ने भी, एंड डिफरेंट अलग अलग जो नेशंस थे, साउथ अफ्रीका वालों ने भी। इनका मकसद था कि हम एक ऐसी क्रिएट करें मूवमेंट जहाँ पे हम क्या करें, जो न्यूली अभी इंडिपेंडेंट नेशंस हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करें और खुद अपने आप को, ना तो हमें यूएसए को ज्वाइन करना है ना यूएसएसआर को ज्वाइन करना, बिकॉज वो लोग उस टाइम क्या कर रहे थे, कंट्रीज को अपने में इन्वॉल्व कर रहे थे और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वालों ने कहा कि ना तो हमें इसके साथ ज्वाइन करना है ना इसके साथ, हम अपना अलग रहेंगे। और जो ग्रोइंग टेंशन्स थी कोल्ड वॉर की, अब ऐसा होगा ये, क्योंकि ज़्यादा वाइड हो रहा था दिन ब दिन, वो क्या करते स्ट्रॉन्ग बने जा रहे थे। और ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मनी न्यूली डिकॉलाइज्ड, डीकॉलोनाइज, कॉलोनाइज का मतलब क्या होता है, कॉलोनीज का मतलब होता है जब जो ये बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्रीज थी छोटी छोटी कंट्रीज में जाती है, वहाँ पे रॉ मटेरियल वगैरह और उन बेचारों की गवर्नमेंट तक को रन करती है, उस प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहते हैं। डीकॉलोनाइज होता है जब रिटर्न में वो जो अब छोटी छोटी कंट्रीज है अपने आप के लिए फ्रीडम चाह रही है। उस टाइम पे क्या हुआ था, 1961 में देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन यूएनओ, लोग जुड़ रहे थे। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सेम ये था कि मकसद कि हम क्या करें, हम ये चीज़ें जो वर्ल्ड में हो रही है इसका देखें कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है और हमें इससे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना है। हमें किसी भी इन दोनों में से किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ को ज्वाइन नहीं करना है, ना तो यूएसएसआर को ना तो यूएसए को, हमें अलग रहना है। फर्स्ट इनिशियली इसको 25 मेंबर्स थे और अभी जो अजरबैजान में 2019 में इसकी जो मीटिंग हुई इसकी 120 मेंबर्स थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी। ऑब्जर्वर कंट्रीज वो होती है जो फुल फ्लेज्ड मेंबर नहीं होती है बट वहाँ पे जाती है, ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, लेकिन वो चेयर नहीं कर सकती है, होस्ट नहीं कर सकती है। ये एक पॉलिसी ऐसी थी जिसको हम ना तो न्यूट्रलिटी कह सकते हैं ना और आइसोलिज्म कहते हैं। आइसोलिज्म होता है बिल्कुल ही आप चीज़ से दूर हो, आपका कोई मतलब ही नहीं है। न्यूट्रलिटी मतलब होता है दोनों में से किसी चीज़ में पड़ोगे नहीं। लेकिन आप ये देखोगे कि खासकर स्पेशली इंडिया हमेशा से बहुत इन्फ्लुएंसिव रहा इस टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत बार वॉर रोकने के लिए इनिशिएटिव्स डाले, बात करने की कोशिश की, नेगोटिएशंस करने की बात की, और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट भी ले रहा था। अब न्यू इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्डर ये क्या चीज़ है। अब हमने देखा कि नॉन अलाइंड कंट्रीज जो न्यूली कंट्रीज थी अभी अभी डीकॉलोनाइज हो रही थी, इंडिया भी उसी टाइम पे, इंडिया को भी आज़ादी मिली थी, इनको लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के क्षेत्र में डाला उस पार्ट में। क्यों, क्योंकि अभी अभी ये आज़ाद हुए थे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी ये बहुत पीछे थे एक मेन फ्रेम से इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि ये रीजन्स तक, अपने रीजन्स तक ही सीमित थे। अब क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस होती है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कहती है
कि हमें नई पॉलिसीज़ लानी है, नई चीज़ें लानी है, जो ये न्यू कंट्रीज़ है इनको मेन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। जो हमने इनसे रिसोर्सेज लिए हैं वो क्या करने हैं, वो देखना है कि कहीं पे भी इनको वापस वो चीज़ें उस पे यूज़ करने दिए जाए, क्योंकि उस टाइम हो क्या रहा था, रॉ मटेरियल्स के लिए ही तो कॉलोनिज्म हुआ था, इम्पीरियलिज्म हुआ था, और उन बेचारों से उनकी अपनी लैंड या अपने रिसोर्सेज, अपने मिनरल्स लिए गए थे। अब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ बोली कि आप इन पे इनको रूल करने दो, ये अपने रिसोर्सेज को खुद यूज़ करें। दूसरी चीज़, इनको भी वेस्टर्न मार्केट में आने का मौका दो, अपने प्रोडक्ट सेल करने दो, और क्या करें, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में है वहाँ पे इन कंट्रीज़ को भी पार्टिसिपेट लेने का मौका दिया जाए। बट आपको ये बात याद रखनी है, रियलिटी में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, रियलिटी में ये चीज़ें कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हमेशा से जो सुपर पावर्स थे, स्ट्रॉन्ग पावर्स थे, डेवलप्ड नेशंस थे, वो चाहते थे कि हम और बहुत स्ट्रॉन्ग बने, और हम जो ये छोटी मोटी कंट्रीज़ है, हम इनको क्या करें, पावर्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए और चीप लेबर के लिए हमेशा इसे यूज़ करें। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी लागू होती है, सेम सिचुएशंस होती है बहुत जगह पे। जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस हैं उनको मेन प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दिया जाता है, ताकि अगर वो मेन प्लेटफॉर्म पे आए, जो मोनोपोली है, जो डेवलप्ड नेशंस की मोनोपोली है, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये बात याद रखनी है, कोल्ड वॉर सिंपल टर्म्स में वो टाइम था जहाँ पे क्या हो रहा था कि दो पावर्स थे, सुपर पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर। ये बहुत बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जहाँ पे लगता है कि डायरेक्ट वॉर्स होंगी, बट डायरेक्ट वॉर नहीं क्रिएट होता है, इनडायरेक्ट चीज़ें चलती रहती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आइडियोलॉजीज़ के थ्रू लड़ रहे हैं। यूएसए चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में कैपिटलिज्म हो, और यूएसएसआर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में कम्युनिज्म हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टे ब्लेस्ड।